तो आज के आपके करंट अफेयर्स 3 नवंबर 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है ग्रीन बॉन्ड्स के बारे। देखो, जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं, ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, इनका पर्पस क्या होता है, ये सारी चीज बारे आपको बताऊं। देखो, बॉन्ड मार्केट क्या होती है, सबसे पहले बॉन्ड्स के बारे में आपको बताता हूँ। देखो, कभी भी किसी कंपनी ने या इवन आपकी गवर्नमेंट ने अगर पैसा रेज करना होता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है, तो कंपनीज या गवर्नमेंट क्या करती हैं, मार्केट में जिसके पास भी पैसा होता है उनसे रेज करने के लिए वो एक तरह से एक पेपर जारी कर देती हैं। यानी कि मतलब लेट्स सपोज सरकार को 200 करोड़ रुपए अरेंज करने हैं। अब जरूरी नहीं है कि एक ही पर्सन 200 करोड़ दे पाएगा। जो पर्सन जितना दे सकता है, जैसे आप एज अ सिटीजन लेट्स सपोज आप 1 लाख रुपए का गवर्नमेंट का ये बॉन्ड खरीदना चाहते हो, तो आप गवर्नमेंट की मतलब ये जो बॉन्ड होगी हर एक बारी की कितनी अलग अलग हमेशा टर्म कंडीशंस होती है। सबसे पहले उनके ऊपर हमेशा यील्ड होता है। यील्ड का मतलब होता है कितना रिटर्न मिलेगा। या लेट्स सपोज आज आप 1 लाख रुपए दे रहे हो सरकार को, सरकार कहेगी ये जो बॉन्ड हम कर रहे हैं, बॉन्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट हो रहा है कि आपने हमें 1 लाख रुपए दिए हैं, ये 1 लाख रुपए हम अगले 10 साल के लिए आपसे ले रहे हैं। इसका हर साल हम आपको 7% इंटरेस्ट रेट पे रिटर्न देंगे और 10 साल बाद आपको आपके 1 लाख रुपए भी मोड़ देंगे। ये प्राइवेट कंपनीज भी करती हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंपनीज भी करती हैं, और गवर्नमेंट खुद भी रेस करती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो पैसा रेस करते हैं ये सारा का सारा बॉन्ड मार्केट है। अब ये ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? देखो, ग्रीन बॉन्ड्स का क्या मतलब है। ग्रीन बॉन्ड्स का मतलब होता है ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए, ये स्पेसिफिक पर्पस में ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे रेस करना जो क्लाइमेट या इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट हो। देखो, कुछ आपके जो दुनिया भर में इन्वेस्टर्स हैं ना, वो इस चीज को लेके बहुत ही सेंसिटिव हैं कि हमारा पैसा ऐसे प्रोजेक्ट्स में ना लगे। अब जैसे जैसे आपका कल्चर चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो ये नहीं चाहते कि हमारा पैसा किसी और काम में लगे। वो चाहते हैं हमारा पैसा अच्छे काम में, इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए लगे, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए लगे, ऐसी चीजों के लिए हमारा पैसा लगे। तो ये एक स्पेशल सेट ऑफ जो इन्वेस्टर्स हैं जो और कहीं पैसा नहीं लगाना चाहते, इनके लिए हम क्या करते हैं, यही बॉन्ड्स वैसे ही होते हैं, बस इनके अंदर जो पर्पस स्पेसिफाइड होता है वो क्लाइमेट और एनवायरनमेंट का होता है, तो इन्हें मार्क कर दिया जाता है कि ये ग्रीन बॉन्ड है। तो अपने यहाँ मार्केट में अ, जो इन्वेस्टर इन चीज़ों में ज़्यादातर इंटरेस्टेड होता है, उन्हें पता चल जाता है कि अच्छा ये कुछ पैसा ऐसी चीज़ों में यूज़ होने वाला है, एनर्जी एफिशिएंसी, पोल्यूशन प्रिवेंशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फिशरी, फॉरेस्ट्री, ऐसी चीज़ों में जो आपका सारा क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, वाटर मैनेजमेंट, ऐसी किसी भी चीज़ के ऊपर आपका पैसा लगेगा, इसीलिए वो शायद ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तो अभी तक इंडिया के अंदर देखो, ये आपके ग्रीन बॉन्ड्स तो काफी टाइम से रिलीज किए जा रहे हैं आपके प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। इंडियन गवर्नमेंट अब पहली बारी ग्रीन बॉन्ड्स रिलीज करने वाली है आने वाले कुछ महीनों में। हम ग्रीन बॉन्ड्स रिलीज करने वाले हैं। ठीक है, इस साल का जो स्टार्टिंग में बजट इंट्रोड्यूस किया था हमने 1 फेब को, उस बजट में हमने गवर्नमेंट ने पहली बार बोला था कि इंडियन गवर्नमेंट भी ग्रीन बॉन्ड्स रिलीज करेगी, पर अभी पूरा साल निकल गया, अभी तक ग्रीन बॉन्ड्स नहीं रिलीज किए। पर अब गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज आ रही है कि अब वो ग्रीन बॉन्ड्स रिलीज करेंगे। ठीक है, तो पहली बारी गवर्नमेंट ये स्टेप उठाने लगी है, इस कारण ये चीज इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो ग्रीन बॉन्ड्स किस किस कैटेगरी में हो सकता है, आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये सारे ना आपको ऑप्शंस बन के आ जाएंगे, इसमें से कौन सी ग्रीन बॉन्ड की कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो कोई भी चीज जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होगी या क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रही होगी, ठीक है, वो अपने आप ग्रीन बॉन्ड के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। बस सारे ऑप्शंस को इसी तरीके से पढ़ना। शायद यहाँ पे ना भी लिस्ट लिखी हो, तो मैं आपको एक कॉमन सेंस की चीज बता रहा हूँ। पेपर में अपने आप को लिमिट ना करना और मुझे आके फिर आप ही कहोगे कि सर आपने जो पढ़ाया था उसमें ये वर्ड नहीं लिखा हुआ था स्पेसिफिकली। पेपर में ये जरूर सोच लेना कि जो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या क्लाइमेट चेंज के लिए है, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हुए अगला जो करंट अफेयर है वो है सीडीएसओ और आपके आर्टिफिशियल टीयर के बारे में। देखो, सीडीएसओ क्या है।
सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इंडिया के अंदर ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर के अंडर पड़ती है। ये आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया के अंदर जितने भी ड्रग्स, मतलब जितने मेडिसिन, ड्रग्स, इवन जो आपकी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे अप्रूव यही करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो सारी चीजों के स्टैंडर्ड्स भी ये ले करते हैं। ठीक है, जो जो चीजें भी बनती है, देखो ड्रग्स की अलग अलग लिस्ट होती है। जैसे कई ड्रग्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी ओवर कंजम्पशन पॉइजनस या डेथ कॉज कर सकती है, ऑब्वियसली उनकी रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होनी चाहिए। फिर कई ड्रग्स हैं, जैसे आपके वैक्सीन की एक अलग कैटेगरी है। ठीक है, फिर कई आप ड्रग्स देखते हो, देखो दो टाइप के अब आपके ड्रग्स का एक कंपैरिजन बताता हूँ। एक होते हैं ड्रग्स जो आपको ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, जिन्हें जिनके पीछे देखोगे सॉरी, ओवर द काउंटर मिल जाते हैं आराम से। आरएक्स क्या होता है फिर मैं बताता हूँ आपको। ओवर द काउंटर का मतलब होता है जो बस आप अ, आपके फार्मासिस्ट से जाके मांगोगे और वो आपको दे देंगे। जैसे कि आप डिस्प्रिन लेने जाओगे, पैरासिटामोल लेने जाओगे, इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन हम नहीं लेके जाते। बस आप जाके फार्मासिस्ट से वो दवाई मांगते हो, वो दवाई आपको दे देता है। पर बहुत सारी ऐसी भी मेडिसिन हैं, जब तक आपके पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगी ना, तब तक आपको वो मेडिसिन वो नहीं देंगे। खासकर जो आपकी सिडेटिव मेडिसिन होती हैं, जिससे क्या कहते हैं नशा हो सकता होता है, वो कोई भी अगर आप रैंडमली जाके उन्हें बोलोगे ना, वो कहेंगे हमारे पास अवेलेबल नहीं है। क्यों? चाहे आप कहोगे डॉक्टर ने बताया था, घर पे पर्ची पड़ी है, कहेंगे हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है तुम जिद करने बैठ जाओगे कि अभी दे दो और मैं दिखा दूंगा। अगर तुम वही प्रिस्क्रिप्शन लेके जाओगे, वो साथ के साथ तुम्हें उसी टाइम मेडिसिन दे देंगे। ठीक है, तो खत्म नहीं हुई होती किसी के पास। पर वही बात है कि कई ऐसे उनके पास कस्टमर्स, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस सब कुछ रहा होता है कि बहुत सारे लोग, और खासकर जो एडिक्ट हैं इन सारी चीज़ों से, वो तो वहाँ बहस करने बैठ जाए। इस कारण वो कहते हैं कि हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, पर वही बात है, ये सारी दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलती हैं। उनके बैक साइड पे अगर आप देखोगे ना, रिजर्व आरएक्स लिखा होता है उनके पीछे। प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल सकती। ठीक है, अगर कोई फार्मासिस्ट ऐसी मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के देते हुए पाया गया, तो वो क्यों नहीं देते, उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है और उन्हें अलग से जेल तक हो सकती है। इस कारण वो कभी नहीं देंगे। अब जो करंट अफेयर है, ये थोड़ा सा इस चीज को लेके ऑकवर्ड है कि ये चीज बिना प्रिस्क्रिप्शन के मार्केट में ऑलरेडी बिक रही थी। ठीक है, देखो जो आपके आई ड्रॉप्स होते हैं, आपने कई बार मार्केट से आई ड्रॉप्स खरीदे भी होंगे। ठीक है, जो आई ड्रॉप्स होते हैं ना, एक्चुअली आई ड्रॉप्स उन्हें ही आर्टिफिशियल टीयर्स कहते हैं। जो आई ड्रॉप्स हैं आपके, वो यूज होते हैं हमारी आंखों में अगर कभी इरिटेशन हो रही हो, रेडनेस हो रही हो, ड्राइनेस हो रही हो, उस चीज को रिलीव करने के लिए हम आंखों में वो ड्रॉप्स डालते हैं। वैसे जो ओरिजिनली ये ड्रॉप्स हैं, इसका मतलब जो इसके अंदर मेन कंपाउंड डलता है ना, कार्बो ऑक्सी मिथाइल सेलुलोस सोडियम आई ड्रॉप्स। ठीक है, ये आपका मेन कंपाउंड होता है उनके पीछे देखना। ये जो कंपाउंड है ना, ये इससे पहले, ये न्यूज यही है कि इससे पहले ना ये भी प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलना चाहिए था। पर बात ये है कि आई लुब्रिकेंट की जो मार्केट है ना, ये बहुत ही पुअरली रेगुलेटेड है, इसे कोई चेक नहीं कर रहा मार्केट में। ठीक है, जैसे जो मैंने आपको बताया, जो सिडेटिव ड्रग्स हैं जिनसे होता है नशा होता है, वो बहुत स्ट्रिक्टली चेक होते हैं मार्केट में। इसी कारण आपके फार्मासिस्ट डरते भी हैं वो देने से। पर ये कोई इतने स्ट्रिक्टली चेक नहीं होते, इनका कोई काउंट इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रखा जाता, इस कारण ये वैसे भी बिक रहे थे। अब वैसे पर इसे अब अलाउ कर दिया गया है, जो आर्टिफिशियल आई ड्रॉप्स हैं, कि इन्हें ओवर द काउंटर बेचा जा सकता है। तो कोई भी फार्मासिस्ट इन चीजों को बेच सकता है बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी। अब अलाउ कर दिया, अब ये लीगल कर दिया। ठीक है, पहले इलीगली वो दे रहे थे, ठीक है, वो इलीगल था। ठीक है, अगर आप अपने आई ड्रॉप्स भी देखोगे, अगर आई ड्रॉप्स में ये वाला आपका कंपाउंड डाला हुआ है, तो आप उसके साथ देखोगे, अगर आपने पहले खरीदा हुआ, इससे जितनी पैकिंग है उनके साथ आरएक्स लिखा होगा। ठीक है, उसका यही मतलब है कि वो रिजर्व लिस्ट में हैं आपकी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक। अब खैर, अब हट गया, कल ये रूल पास हो गया।
अब ओवर द काउंटर वो लीगली बिक सकते हैं। तो अब RX उनके आगे से हट जाएगा, अब ये नहीं आएगा नाम के आगे। थर्ड करंट अफेयर इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट, इंडिया ने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर बनाया है जिसका नाम है AD-1। AD-1 एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर है। इसका क्या मतलब है? देखो, ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? मिसाइल आपकी दो तरीके की हो सकती हैं, आपकी क्रूज मिसाइल और आपकी दूसरी है ये बैलिस्टिक मिसाइल। देखो, क्रूज मिसाइल होती है जिसे आप किसी भी डायरेक्शन में फायर कर सकते हो और ये उस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। ठीक है, ये एक तरह से पाथ होते हैं बेसिकली, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल किसी भी डायरेक्शन में फायर कर दोगे, या अगर सीधी फायर हुई बीच में अपनी डायरेक्शन चेंज करके किसी और की साइड आप फायर कर सकते हो इसे। ठीक है, जैसे लॉन्च हुई उसके बाद ये अपनी डायरेक्शन करेक्ट करेगा, फिर उस साइड को चल पड़ेगा, तो इनकी डायरेक्शन अपने आप चेंज हो सकती है। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है ना, बैलिस्टिक मिसाइल्स कैसे काम करती हैं, ये इस तरीके से काम करते हैं कि पहला सीधा ऊपर अपने पाथ पे जाएंगी, फिर जहां पे जाके इन्हें गिरना होता है ये उस पॉइंट पे जाके गिरती हैं। तो ये ऊपर से बिल्कुल वर्टिकली अपने पॉइंट की तरफ गिरने को आती है। ये देखो, ये जो मिसाइल्स हैं क्योंकि ये बिल्कुल वर्टिकल होती हैं, इसी अब दो चीजें हैं, क्योंकि पहले ऊपर को जाती हैं फिर अपने डायरेक्शन से फिर नीचे को गिरती हैं, तो ये अपने आप ये टाइम बहुत लगाती हैं। टाइम के कारण इन्हें वैसे इंटरसेप्ट करना थोड़ा आसान होता है। मुश्किल क्या हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल वर्टिकल गिर रही होती हैं, इस कारण इन पे टारगेट बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वो चीज अपने आप में मुश्किल होती है। क्रूज मिसाइल ऐसी चीज है, अगर क्रूज मिसाइल को तुम रडार के नीचे से ही पास करवा दोगे तो क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रडार एक मिनिमम रेंज के ऊपर ही काम करता है, उसके नीचे काम ही नहीं करता। तो अगर क्रूज मिसाइल की ये भी कैपेबिलिटी है कि वो उसके नीचे से निकल जाए तो रडार पकड़ ही ना पाए। ठीक है, तो इस तरीके से, पर अगर रडार कैच कर लेता है तो क्रूज मिसाइल भी उड़ाई जा सकती हैं आपकी। ठीक है, तो ये जो आपका बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है, ये सारी की सारी पूरी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर एडवांस रडार से लेके हर चीज हमने डिप्लॉय की है। ये आपकी लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल है जो आपके लो एक्सो एटमॉस्फेयर या एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन दोनों चीजें कर सकता है। ये इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब है ये लो एक्सो एटमॉस्फेयर या एंडो एटमॉस्फेयर, इसका मतलब है जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो 90-100 किलोमीटर ये जो एरियाज हैं, ठीक है, 80 to 100 किलोमीटर लगा लो, इस हाइट पे अभी जो मिसाइल्स होंगी, ठीक है, ये लेट्स सपोज, क्योंकि देखो बैलिस्टिक मिसाइल जो रडार के साथ क्योंकि काम करती हैं, तो मतलब ये जो इंटरसेप्टर ये हमेशा रडार के साथ काम करते हैं, तो ये बहुत ऊपर की रेंज पहले तो डिटेक्ट कर लेगा कोई ना कोई, हाँ मिसाइल आ रही है, और ये बहुत एटमॉस्फेयर के ऊपर ही इसे उड़ा सकती है। तो नीचे सिटीज के ऊपर असर बहुत कम पड़ेगा अगर बहुत ऊपर ही तुमने उड़ा दिया। ठीक है, अलग अलग हाइट पे भी उड़ सकती है मिसाइल, तो जितना ऊपर उड़ा दोगे उतना रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि जितनी शहर के पास है, अगर आपसे ये टारगेट मिस हो गया, आपकी मिसाइल ही शॉर्ट रेंज की अगर ये मिस कर गई वो तो शहर के ऊपर गिरेगी गिरेगी। ठीक है, ये खासकर ऐसी टेक्नोलॉजीज अब बनाना दिख ही रहा है कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि अगर आप दुनिया भर में देखोगे, अभी यूक्रेन को ही देख लो, यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगातार हमला हो रहा है। ठीक है, यूक्रेन के अंदर लगातार पानी की, यूक्रेन के अंदर पानी की सप्लाई नहीं है, यूक्रेन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई प्रॉपर नहीं छोड़ रहा है रशिया, उनके विंटर्स को बहुत मुश्किल बनाना चाहता है, तो हमें अपना ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीजें बनानी जरूरी है। देखो, ये जो ओरिजिनली डेवलपमेंट है ये सारे प्रोग्राम की, ये अराउंड 2000s में शुरू हुई थी, जब हमने पाकिस्तान और जो चाइना दोनों के साथ हमारी नहीं बनती, उन दोनों की बैलिस्टिक एसिड्स हमने देखने शुरू किए कि वो कितनी मिसाइल्स बना रहे हैं। हमने इस चीज को इम्पोर्टेंट समझा कि हम भी इसके अगेंस्ट डिफेंड करने के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाना शुरू करें। हमारा जो फेज 1 था वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका था 2010s में, अराउंड 2014-15 में इनकी पूरी टेस्टिंग भी हो चुकी थी। एक पृथ्वी मिसाइल करके है, और एक आपकी अश्विनी सिस्टम है एक पूरा, वो अपने आप में शॉर्ट रेंज, जो छोटे रेंज के अंदर अंदर शहरों को डिफेंड कर सकते हैं, वो ऑलरेडी बना हुआ है।
कई जगहों पे हमने लागू भी किया, पर अभी इंडिया के कोई भी सिटी फुली प्रोटेक्टेड नहीं है। ठीक है, बस सिर्फ कुछ सिलेक्टेड एरियाज हैं, जैसे दिल्ली के आपके जो लिटन्स दिल्ली, जहाँ पे सारे के सारे आपकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, ऐसी सारी चीज़ें हमने प्रोटेक्ट करके रखी हैं, और कुछ गवर्नमेंट के और एसेट्स। पर अभी लार्ज स्केल सिटीज़ को हमने प्रोटेक्ट करना नहीं शुरू किया। अब ये जो आपकी AD-1 मिसाइल बनी है, ये हमने ऑब्वियसली सेकंड फेज का ये पार्ट है। इसे हमने उस एम पे रखा हुआ है जैसे यूएस की थार्ड मिसाइल है, THAAD, थिएटर हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। ये थर्ड मिसाइल्स रशिया सॉरी यूएस से जिन कंट्रीज को खुद प्रोटेक्ट करता है ना, जैसे साउथ कोरिया हो गया, ठीक है, जापान हो गया, क्योंकि अगर आपको ये भी एक न्यूज़ थी, कल नॉर्थ कोरिया ने 20 प्लस मिसाइल्स लॉन्च की हैं, साउथ कोरिया की तरफ भी कुछ लॉन्च की थी, उसके जो समुंदर है वहां पे भी लॉन्च की थी। तो साउथ कोरिया के अंदर सायरन्स भी बज उठे थे। तो ये जो अगर मेन साउथ कोरिया की तरफ मिसाइल आ रही होती, अमेरिका का थर्ड सिस्टम लगा हुआ है साउथ कोरिया में प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी मॉडल पे हम अपना ये AD-1 बना रहे हैं। ठीक है, ये जो हमने अपना सिस्टम बनाया, ठीक है, क्लियर है। तो जैसे हमने कल के करंट अफेयर में पढ़ा था, इंडिया के डिफेंस सेक्टर लगातार खुद अब टेक्नोलॉजीज बना पा रहा है, हम एक्सपोर्टर भी बनते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये सारी डेवलपमेंट्स यहाँ पे दिख रही हैं। ये ऐसी हाई एल्टीट्यूड की टेक्नोलॉजी ना बहुत ही कम देशों के पास है जो हाई एल्टीट्यूड वार कर सके, तो इंडिया भी अब उनमें से एक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया के यूरिया एक्सपोर्ट्स, यूरिया के ऊपर सब्सिडी और नैनो यूरिया, इस सारी चीज के बारे में देखो। हम गवर्नमेंट ने एम लगाया है, हमारी गवर्नमेंट ने, कि 2025 तक हमने यूरिया का इंपोर्ट खत्म करना है, हमने इसमें भी आत्मनिर्भर बनना है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चीज है, देखो यूरिया कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंडिया खुद नहीं बना सकता। अभी हम ज्यादातर जो यूरिया मंगवाते हैं, ये ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE, इन सारी कंट्री से मंगा रहे हैं। इसके कारण हो क्या रहा है, क्योंकि इंटरनेशनली आपके नेचुरल गैस, इन सारी चीजों के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, तो आपके यूरिया के भी प्राइसेस बहुत बहुत महंगे हुए हैं। तो हमें उतने ही ज्यादा डॉलर, हाँ, पैसे की स्पेंडिंग खत्म नहीं होती। देखो यूरिया की इंपॉर्टेंस क्या है, यूरिया यूज होता है आपके एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर सेक्टर को चाहिए, फर्टिलाइजर के तौर पे काम कर रहा है। अब इंडिया के अंदर जब ये चीज आ भी जाती है, सेकंड चीज जो है वो ये है कि जब हम इतना महंगा, अगर इंटरनेशनल मार्केट में यूरिया के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हम किसानों के ऊपर बर्डन नहीं पा पाते, ठीक है, क्योंकि किसान अफोर्ड शायद ना कर पाए, तो सरकार इस सारी चीज की सब्सिडी करती है, इस सारी चीज को सब्सिडी के तौर पे देती है। इंडिया का ओवरऑल जो सारे फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी का बजट है ना, उसमें से 70% हम सिर्फ यूरिया पे खर्च कर रहे हैं। ठीक है, जो जितनी भी इंडिया सब्सिडी दे रहा है फर्टिलाइजर के ऊपर, उसमें से 70% सब्सिडी सिर्फ यूरिया के लिए जा रही है। और क्योंकि यूरिया इंटरनेशनल मार्केट में महंगा बहुत हुआ है, इसीलिए इतना बड़ा कंपोनेंट बन चुका है ये। ठीक है, अगर मैं इस चीज को इंडिया के अंदर ही बना सकूं और सस्ते, एक तो सस्ते रेट पे बना सकूं, और जो हमने अभी टेक्नोलॉजी बनाई है उसका यूज भी हमें कम करना पड़े, तो अपने आप सरकार का जो सब्सिडी का बिल है वो कम हो जाएगा। यहीं पे काम आता है इंडिया का अपना बनाया हुआ लिक्विड नैनो यूरिया। लिक्विड नैनो यूरिया, ये ना हमने लिक्विड, कंसंट्रेटेड लिक्विड तैयार किया है हमारी अपनी इंडिया की फर्म्स ने। इसके अंदर ये आपका नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के तौर पे काम करेगा। ठीक है, क्योंकि यूरिया की रिप्लेसमेंट बननी है, यूरिया एक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ही होता है, व्हाइट कलर का होता है यूरिया, अगर आपने देखो। ठीक है, ये जो है आपका, ये लिक्विड होगा। इस लिक्विड को हमने पानी के अंदर मिक्स करना है और उसके बाद बस स्प्रे कर देना है। तो ये इसका ये बेनिफिट माना जा रहा है कि देखो इसकी जो 500 ml की बोतल होगी ना, वो एक पूरे बैग ऑफ यूरिया के बराबर हो सकती है। बोरी हम यूरिया की यूज कर रहे हैं, उसके बदले हमें सिर्फ 500 ml की बोतल यूज करनी पड़ेगी। तो जो बहुत ही इफेक्टिव चीज बनेगी, बहुत ही कम, किसानों के लिए भी सस्ता पड़ेगा क्योंकि और कम खरीदना पड़ेगा, सरकार सब्सिडी भी देगी ऑब्वियसली, पर किसानों को भी कम खरीदना पड़ेगा।
तो ये बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। कई जगहों पे दिल्ली और दिल्ली के आसपास के खेतों में तो दिल्ली गवर्नमेंट ने जैसे काफ़ी पिछले साल प्रमोट किया था, पिछले साल से वो यूज़ कर रहे हैं। कामयाब रिजल्ट है। ठीक है, तो अब धीरे-धीरे सरकार चाहती है कि सारे किसान इसकी तरफ शिफ्ट कर जाएँ। किसानों के लिए भी एफर्ट कम है, सरकार के लिए खर्चा कम है। तो विन-विन सिचुएशन है। ठीक है? तो अब इससे नेक्स्ट इंडिया की अपनी खुद की एक वायरल डिजीज बारे, काया सनूर फॉरेस्ट डिजीज। ये बेसिकली कर्नाटका के एरिया में एग्जिस्ट करती है। काया सनूर फॉरेस्ट डिजीज, ये ना जो बीमारी है ये ना आपकी टिक से फैलती है। टिक आपके ना बहुत ही छोटे से इंसेक्ट जैसे होते हैं जो कई बारी हमें बाइट कर सकते हैं। ठीक है, अगर टिक ने बाइट कर लिया, जैसे ये कई बार घास में भी हो सकते हैं, मतलब ये टिक टिक से और भी बीमारियां फैल सकती होती हैं। मतलब ये जो कर्नाटका के फॉरेस्ट के अंदर है, ये वहां के टिक से ये बीमारी फैल रही है। वहां वायरल डिजीज फैल जाती है टिक से। ठीक है, जो काया सनूर फॉरेस्ट डिजीज, ये काया सनूर फॉरेस्ट से ही शुरू हुई, तभी उसका नाम वो उससे पड़ा हुआ है। ठीक है, वहां की टिक बॉर्न डिजीज है। ठीक है, इसके कारण ये एंडेमिक है साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को, ये सिर्फ सदर्न एरिया में अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, इसके हो गए, रैट हो गए, स्क्वायरल हो गए, माइस हो गए, शुरू हो गए, क्योंकि इनके जो बाल है ना, और मंकीज भी हो गए, इनके क्योंकि जो बाल हैं और इनकी जो सलाइवा हो गया, उनके अंदर भी कई बार टिक होती है। और अगर टिक उनके साथ कैरी कर रही है या इन्होंने टिक को खाया है, जैसे मंकी टिक को खा भी जाते हैं, तो उनके अंदर भी ये वायरस आ जाता है। और अगर मंकी ने किसी को बाइट कर लिया तो उन्हें भी ये फॉरेस्ट डिजीज हो सकती है। देखो, ये बहुत ही सिवियर डिजीज तो है ही है, और 10% मामलों में ये डेडली भी हो जाती है। ठीक है, अब इंडिया में ये कोई नई बीमारी नहीं है, और इसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम पिछले 20 को साल से चल रहा है, 20-30 साल से इसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा था। जब सडनली पिछले हफ्ते इस प्रोग्राम को रोक दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो वैक्सीन लगाई जा रही थी ना, वो वैक्सीन इनइफेक्टिव हो चुकी है। ये जो वायरस है ये इवॉल्व कर गया है उससे। तो अब वो वैक्सीन काम नहीं कर रही है, तो अब सरकार ने एक बार उस वैक्सीन को रोक दिया है। और एक्चुअली ये वैक्सीन अब से नहीं काम कर रही। वैक्सीन का एक और इसके अंदर स्कैम ही देख लो। इसकी जो वैक्सीन थी, उसका अप्रूवल, जो ये सीडीएसओ है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 2002 के बाद कभी अप्रूवल दिया ही नहीं इस वैक्सीन को मार्केट में बेचने का। पर आपके प्राइवेट क्लिनिक्स, प्राइवेट फार्मेसीज, हर जगह ये वैक्सीन बिक रही थी, मिल रही थी। तो यानी कि एक तो जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है वो तब से बनाई जा रही है सरकार से बिना परमिशन लिए। दूसरा, अब देखो, अगर परमिशन नहीं लेंगे तो स्टैंडर्ड क्वालिटी कुछ भी इंश्योर्ड नहीं है। और ऊपर से सरकार ने 2002 में इसलिए देना बंद कर दिया था क्योंकि तब से ही हमें दिख गया था कि ये इनइफेक्टिव है। एक नई बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो अब स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बेसिकली जारी की गई है कर्नाटका में कि ये कहीं पे भी बिके ना, ये इसे इंश्योर करो। ठीक है, तो इस कारण वो वैक्सीन को मार्केट से खत्म करने की बात की गई है, और उसी के रिगार्डिंग ये सारा का सारा आपका करंट अफेयर था। ठीक है, तो ये था आपका ये करंट अफेयर, और ये